कि डीसीएफ अप्रोच के साथ जुड़ी हुई है, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड बेसिक को कवर कर लेंगे एंड उसके बाद फर्दर इस केस स्टडी के ऊपर आएंगे, इसको ज्यादा बेटर वे में समझने के लिए। ओके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है? यानी कि मैं जो भी मेरे कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है, यानी कि कैश इनफ्लो भी हो सकता है, कैश आउटफ्लो भी हो सकता है, राइट? दोनों चीजें शामिल रहती है ना कैश फ्लो के केस में। अब उनकी वैल्यू को मैं डिस्काउंट करना चाहता हूं, यानी कि ये पैसा मान लो मेरे पास कैश इनफ्लो था 10 लाख का, ये मुझे 2 साल के बाद मिलना था, 3 साल के बाद मुझे मिलने थे 5 लाख रुपए, और 4 साल के बाद मुझे मिलने थे 10 लाख रुपए फिर से, और 1 साल के बाद मुझे मिलने थे 3 लाख रुपए, राइट? अब क्या ये एज इट इज मेरी अर्निंग्स होंगी? नो, क्योंकि ये 0 पर है, ये 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, राइट? इस तरह से ये, अब इन वैल्यूज को किसी ना किसी डिस्काउंट रेट के ऊपर हम प्रेजेंट वैल्यू में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इनको डिस्काउंट करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हिसाब से हमें यहां पर वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो हमें डिस्काउंट रेट हर एक उस पीरियोडिक कैश फ्लो के ऊपर लगानी पड़ेगी जो कंपनी को मिलने वाली है, राइट? एंड फर्दर डिस्काउंट रेट जो होती है वो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैलकुलेट होती है एज पर दिस मेथड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है जिस पार्ट के ऊपर, जिस कॉस्ट के ऊपर मेरी कैपिटल मुझे मिली है। कैपिटल इज बेसिकली अटेन फ्रॉम डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट एंड इक्विटी से आपको पैसा मिलेगा। अब उससे आप पर्टिकुलर क्या करते हो, आप देखते हो कि आपको कॉस्ट कितनी पड़ी। लेट्स एज्यूम इन दिस सिनेरियो, लेट्स से कि मेरे पास 9% के ऊपर टोटल कैपिटल अवेलेबल है एवरेजली, ठीक है? तो मैं 9% को अपना डिस्काउंट रेट मान लूंगा एंड उसके हिसाब से इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा जो भी कैश फ्लोज हैं। डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं? पहले की करके दिखाता हूं, 2 की करके दिखाता हूं। यानी कि फर्स्ट ईयर में मुझे मान लो 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। इन द फर्स्ट ईयर आई एम गेटिंग 3 लाख रुपीज, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करोगे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। आर जो होता है दैट्स द डिस्काउंटिंग रेट ओवर देयर, एन जो होता है ये टेनर होता है, ठीक है? तो पहले केस में डीएफ कितना होगा? पहले केस में डीएफ होगा 1 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट कितना 9% है, तो उसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल इक्वल टू 1.09। और फर्स्ट ईयर के लिए एन होगा 1, ठीक है? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख। तो 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी? 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू बनेगी 275,229, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन गई। ऐसे ही सेकंड ईयर में जो वैल्यू थी मेरे पास, कितना पैसा आ रहा था? 10 लाख रुपए आ रहे थे। कितना आ रहे थे? 10 लाख रुपए। मल्टीप्लाई बाय डीएफ फॉर द सेकंड ईयर, ठीक है? सेकंड ईयर के लिए डीएफ में होगा। अब सेकंड ईयर के डीएफ में जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, राइट? सो इट विल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल, राइट? तो ये मेरे पास आ गया 0.841 आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख के साथ, 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी बनेगी? 8,41,679, राइट? तो इस तरह से हम जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू होती है कंपनी की उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? एंड ये डिस्काउंट रेट की वैल्यू कहां से आती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैलकुलेट की जाती है। तो आप बेसिकली कैश फ्लो की जो पर्टिकुलर होते हैं, कैश फ्लो होते हैं सिमिलर फर्म्स के, उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो इस चीज को देखने के लिए कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लास्ट में मैंने आपको पॉइंट अभी बोला कि आप डीसीएफ अप्रोच के थ्रू, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अप्रोच के थ्रू, आप बेसिकली जो दूसरी सिमिलर फर्म्स होती हैं उनके कैश फ्लोज को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो, ठीक है? सिमिलर फर्म्स के जो भी सिमिलर फर्म्स है, लेट्स से ए फर्म है, ए के साथ सिमिलर फर्म है, बी सी जो है सिमिलर फर्म्स है, ठीक है? यहां पर तो मैं इनके कैश फ्लोज को इवेल्युएट करने की कोशिश करूंगा। टीसीएफ मेथड लगाते हुए, डिस्काउंटिंग जो फैक्टर वैल्यू रेट वैल्यू है उसको लगाते हुए मैं इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, इसके कैश फ्लो की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, सो एज टू कंपेयर कि किसके कैश फ्लो सबसे ज्यादा है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कैश फ्लोज किसके हैं। ओके, चलिए फर्दर अभी इसके क्वेश्चंस को समझते हैं एंड फर्दर इससे रिलेटेड जो भी स्टेप्स होंगे उनको भी यहां पर गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, इट सेज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अप्रोच द वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू, जो वैल्यू होती है फर्म की वो किसके इक्विवेलेंट होती है एज पर दिस पर्टिकुलर अप्रोच। देखो इस पर्टिकुलर अप्रोच में ना आप जो कंपनी होती है, जो फर्म होती है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो टाइम हॉराइजन के हिसाब से, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एक आप काउंट करते हो फोरकास्ट पीरियड। फोरकास्ट पीरियड वो पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसके दौरान जो कैश फ्लोज हैं आप उनको डिटरमाइन कर पा रहे हो। लेट्स सपोज मैंने एक फोरकास्ट पीरियड ले लिया 7 ईयर्स का, यानी कि कंपनी के ये कैश फ्लो 7 साल के मुझे पता है,
कि 7 साल में कंपनी के पास ये पैसा आने वाला है, वो कैश फ्लो मुझे पता है, दैट्स अ फोरकास्ट पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द फोरकास्ट पीरियड, राइट। एंड दूसरा जो पीरियड होता है दैट्स एक्चुअली द टर्मिनल वैल्यू काइंड ऑफ, राइट। यानी कि इस पर्टिकुलर फोरकास्ट पीरियड के बाद इस कंपनी की वैल्यू जीरो तो नहीं हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू इस एक्सप्लिसिट पर्टिकुलर फोरकास्ट पीरियड के बाद भी रहेगी ना, आफ्टर दिस फोरकास्ट पीरियड, राइट। टीवी कह लो, उसका टर्मिनल वैल्यू कह लो, ठीक है। तो वो दो पीरियड्स को मिलाकर के जो वैल्यू होती है दैट्स एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द फर्म, उसी से वैल्यू ऑफ द फर्म बनती है। ध्यान से समझो, डीसीएफ मेथड में आप जो नॉन पीरियड है यानी कि फोरकास्ट पीरियड है उसके लिए कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, एंड उसके बाद कंपनी की जो टर्मिनल वैल्यू होती है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, एंड फॉर द डेट वुड बीट वो आपकी फर्म की वैल्यू हो जाती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहां पर आंसर क्या बनता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज ड्यूरिंग द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, सेकंड वन इट सेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज आफ्टर द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, थर्ड वन इट सेज फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू तो देखते नहीं है, तो ना तो ये फर्स्ट वाला तो पार्ट तो बनता है लेकिन पूरा करेक्ट नहीं है, सेकंड वाला भी पार्ट तो बनता है पूरा करेक्ट नहीं है, थर्ड वाला तो है ही नहीं क्योंकि फ्यूचर वैल्यू आप देखते नहीं हो, आप प्रेजेंट वैल्यू देखते हो। फोर्थ वन इट सेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज ड्यूरिंग द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज आफ्टर द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी ओवर हियर, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ये चीज क्लियर होगी, काइंडली डू कंफर्म, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज which of the following steps are not involved in evaluation using the discounted cash flow approach, यानी कि जब हम discounted cash flow approach का मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो कौन से स्टेप इन्वॉल्व नहीं है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स ही देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, उन्हीं को गो थ्रू कर लेते हैं, तब ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को आंसर करना। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, स्टेप नंबर 1, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू क्या परफॉर्मेंस देखते हो, और परफॉर्मेंस कौन सी, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन अपने फाइंड आउट करनी है उसकी जो भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होती है आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो कि उसकी क्या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस थी, एंड यहां पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करते हो, लाइक यू बेसिकली कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होती है, आप नो प्लेट यूज करते हो, नो प्लेट को कैलकुलेट करते हो। नो प्लेट एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस, आगे इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट द सेम राइट नाउ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है, ओन आर, क्या करना है इसको याद, ओ एन एन आर के थ्रू याद करना है, यानी कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो होती है वो ओ एन एन आर के थ्रू होती है। ओ मतलब होता है ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल, क्या होता है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल। पहले एन से होता है नो प्लेट, नो प्लेट यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस, ठीक है। एंड सेकंड एन होता है नेट इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड फर्दर और से आर से बनेगा, आर से क्या बनेगा, आर वुड बी इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो ये चार चीजें आप कैलकुलेट करते हो पहले स्टेप में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखने के लिए। सेकंड जो स्टेप होता है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एफसीएफ, यानी कि आप फ्री कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हो, यानी कि आप पहले स्टेप के रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं जिसमें पर्टिकुलर आप किसी तरह के रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करते हो उनको कैलकुलेट करते हो। तीसरा जो स्टेप होता है आप इसी के WACC यानी कि वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हो, राइट। अब इनके ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन हमारी वीडियोस में कंप्लीटली ये पॉइंट कवर्ड है तो आप उनको जरूर गो थ्रू कीजिए, राइट। थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू कि आप WACC यानी कि वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हो, राइट। एंड द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू कि जो आपने FCFF कैलकुलेट किए, फ्री कैश फ्लोज आपने कैलकुलेट किए, आप उसके हिसाब से फोरकास्ट करते हो फ्यूचर कैश फ्लोज को, फोरकास्ट करते हो फ्यूचर कैश फ्लो को, यानी कि जो फ्यूचर कैश फ्लो होने वाले हैं। यानी कि देखो मैंने प्रेजेंट पहले तो पास्ट परफॉर्मेंस देखी, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने फ्री कैश फ्लो देख लिए कि मेरे पास कितने कैश फ्लोज आ सकते हैं, उसके बेस पर मैंने फोरकास्ट कर लिया कि आगे आने वाले टाइम में कितने कैश फ्लोज हो सकते हैं, राइट। ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप हो गया कि आपने टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट किया, राइट। टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट किया यानी कि फोरकास्ट पीरियड के बाद जो वैल्यू रह जाएगी कंपनी की उसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। सिक्स स्टेप होता है कि हम यहां पर जो फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लोज थे यानी कि स्टेप नंबर 4 की जो प्रेजेंट वैल्यू, अब इसकी ना प्रेजेंट वैल्यू को फोरकास्ट पीरियड की क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ऐसी टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो 4 को प्लस 5 को प्लस जो आपके पास जो भी वैल्यू होती है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की,
नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की, इन सभी को ऐड कर देते हैं वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज द सिक्स्थ स्टेप ओवर दियर। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना ऊपर, उसी के हिसाब से सोचने की कोशिश करो। पहला स्टेप था, आपने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखा, उसमें चार चीजें हैं ओ एन एन आर के थ्रू, ठीक है, वो मैंने आपको फैक्टर बता दिए, सबसे पहले तो वो देख लिया। सेकंड हमने क्या किया, हमने फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने WACC, वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया, क्योंकि वही पर्टिकुलर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या आनी थी, डिस्काउंट रेट आना था ना आपके पास, ठीक है, वही डिस्काउंट रेट आपका प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होना था, तो WACC को कैलकुलेट करना काफी जरूरी था। फोर्थ स्टेप आ गया कि आपने फोरकास्ट किया फ्यूचर कैश फ्लोज को एंड उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, राइट। फिर हमारे पास आया रिलेटेड की फिफ्थ स्टेप, जिसमें आपने टर्मिनल वैल्यू यानी कि एक्सप्लिसिट जो फोरकास्ट पीरियड था उसके बाद उस फर्म की वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट कर लिया, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू WACC के ऊपर कैलकुलेट कर ली, वो भी चीज होगी, राइट। फिफ्थ स्टेप हो गया आपके पास, सिक्स स्टेप हो गया कि आपने जो भी वैल्यूज थी फोर्थ में, फिफ्थ में और साथ के साथ जो आपके पास नॉन ऑपरेटिंग एसेट थे सभी की वैल्यूज को ऐड कर दिया एंड यू फाइनली गॉट योर वैल्यू, राइट। पूरी की पूरी वैल्यू आपको पता लगी। दिस इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, इसी को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच कहते हैं, राइट। अब इसमें मेथड को, क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। टू एनालाइज द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, बिल्कुल चार चीजें होती है ना, कौन कौन सी, ONNR के थ्रू होती है, बिल्कुल हो गया। टू कैलकुलेट द WACC, ये भी सही हो गया, वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया। टू फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लोज, ये भी बिल्कुल करते हो। तो सभी चीजें, सभी स्टेप यहां पर किए जाते हैं जब आप DCF अप्रोच की बात करते हो, ठीक है। अब यहां तक अगर आ ही गए हो वीडियो देखते देखते तो एक लाइक दे ही जाओ, ठीक है, एक लाइक दे ही दो यहां तक, और वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो आगे चलते हैं। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट टाइमलाइन फॉर वैल्यूएशन। तो क्या क्या यहां पर प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप होगा डी, यानी कि आप एनालिटिकल जो परफॉर्मेंस है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, उसको चेक करोगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जब आपने WAC अपने पर्टिकुलर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख ली, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद आप क्या चीज करने वाले हो, यू विल बी गोइंग फॉर द फ्री कैश फ्लोज। तो सेकंड स्टेप रहेगा सी। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप रहेगा ई, वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करोगे। अच्छा, फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, फोरकास्टिंग करोगे, जो भी कैश फ्लोज हैं उनको फोरकास्ट करोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, फोरकास्ट करना है जो भी आपके पास कैश फ्लोज हैं। टू अराइव एट द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, नहीं, टर्मिनल वैल्यू करेंगे, नहीं। तो टर्मिनल वैल्यू आफ्टर द एक्सप्लिसिट पीरियड एक्चुअल में दो बार आ गया, तो यहां पर फोरकास्ट पीरियड की जो वैल्यू होती है वो आना चाहिए, जो ये वाला पार्ट आपके पास फोरकास्ट पीरियड की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको आना चाहिए यहां पर। तो हम यहां पर स्टेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट्स अ टाइपो एरर। एंड उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या होगा, टर्मिनल वैल्यू जो होगी उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। एंड सिक्स स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा, इन सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि बी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से पैटर्न वाइज क्वेश्चंस भी आपको वहां पर आ सकते हैं कि क्या क्या मेथड कैसे चलता है। तो स्टोरी लाइन के हिसाब से समझ लो, बहुत आसान हो जाता है, स्टोरी लाइन के हिसाब से समझना चीजों को ईजी हो जाता है, राइट। तो ये यहां पर हमारे पास फॉर्मेट रहने वाला है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड करेक्टली। तो यहां पर आ गया फॉर्मूलाज वाला पार्ट आ गया कि कौन कौन सी चीजें करेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आई टोल्ड यू ONNR, राइट। ओ से क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज द ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल। सबसे पहला पार्ट जो है दैट्स द ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है जी। ये ओ से है, ओ फॉर ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल। एन से है आपके पास नो प्लेट, नो प्लेट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे और टैक्सेस को एडजस्ट कर देंगे। सेकंड एन जो है दैट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू नेट इन्वेस्टमेंट्स, नेट इन्वेस्टमेंट्स। एंड आर जो है दैट्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये चार आपके पास हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं। अब उनसे रिलेटेड आपको यहां पर कुछ एक फॉर्मुलाज यहां पर गिवन है, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट।
तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल जो होती है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल जो होती है वो पर्टिकुलरली क्या होता है, पोर्शन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, दैट इज अ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल जिसका इस्तेमाल किया गया है ऑपरेटिंग एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल जो टोटल कैपिटल थी वो, लेकिन उसका इस्तेमाल किया गया ऑपरेटिंग एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, उसको हम ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल कहते हैं। ये पहला पार्ट है। और जो ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल होती है, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल जो होती है वो पर्टिकुलरली ऐड की जाती है किसके ऊपर, ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल के बीच में ऐड की जाती है ताकि टोटल ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल आ जाए, टोटल ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल आपके पास आ जाए। दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड टू, इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी है? ओके। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट्स होते हैं, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट्स होते हैं, दैट्स एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, कि जो टोटल वर्किंग कैपिटल एसेट्स हैं, टोटल वर्किंग कैपिटल एसेट्स, मैं दोबारा से यहां पर बोलता हूं, टोटल वर्किंग कैपिटल एसेट्स जो होते हैं दैट्स एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, कि जो आपके पास ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल है, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल है उसका वो पार्ट जिसके थ्रू आपने ऑपरेटिंग एसेट्स को परचेज किया वो, ठीक है। और साथ के साथ जो आपके पास ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है प्लस ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है, इन दोनों को मिलाकर के टोटल वर्किंग कैपिटल जो आपके पास बन जाती है वो यहां पर बन जाती है, टोटल ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल बन जाती है, टोटल ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल बन जाती है। ये आपके पास TWC यानी कि टोटल वर्किंग कैपिटल एसेट्स बन जाते हैं। पहली चीज क्लियर होगी। सो ये आपके पास पहली टर्म आ गई, राइट। एंड इसमें से आप क्या करते हैं, जो आपके नॉन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट्स होते हैं, जो आपके पास नॉन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट्स होते हैं, आप उनको इसमें से क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट्स होते हैं, दैट्स द फॉर्मूला रिलेटेड टू ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट्स। तो टोटल वर्किंग कैपिटल एसेट्स आ गए, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग वालों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल सही हो गया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर, राइट। ये चीज क्लियर होगी। फर्दर नो प्लेट के ऊपर चलते हैं। नो प्लेट क्या होता है, नो प्लेट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस, यानी कि जो आपके पास EBIT था, नेट प्रॉफिट था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस था, उसमें से टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या आ गया, नो प्लेट आ जाएगा। ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये वाला गलत हो गया। नो प्लेट इज एक्चुअली इक्वल टू EBIT माइनस द टैक्सेस, EBIT माइनस द टैक्सेस, ये आपके पास बन जाएगा, नो प्लेट बन जाएगा, राइट। अच्छा, थर्ड वन इट सेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल होती है, देखो आपने टोटल प्रॉफिट में कितना कमाया, टोटल आपने इन्वेस्टेड कैपिटल में से, राइट। तो वो क्या होगा कि मैंने जो नो प्लेट कमाया, नो प्लेट यानी कि जो अपने टैक्स एडजस्ट किया था EBIT में से, नो प्लेट जो आपने कमाया डिवाइडेड बाय जो आपकी इन्वेस्टेड जो पर्टिकुलर कैपिटल थी, यानी कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल, ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल जो थी, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। वैसे तो देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके केस में आप टोटल कैपिटल लेते हो डिनोमिनेटर में, लेकिन यहां पर हम ऑपरेशन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज ब्रॉडर टर्म है, ये नहीं कहना कि हमने गलत पढ़ा दिया, हमने बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया, लेकिन DCF मेथड में आप ऑपरेटिंग इनकम को ध्यान में रखते हो, तो यहां पर ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल नॉट इनकम, इन्वेस्टेड कैपिटल ही आएगी डिनोमिनेटर में, राइट। दैट्स एक्चुअली द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, राइट। उसके बाद आती है हमारे पास बारी, देखो ये वाला भी फॉर्मूला आपको क्या हो गया, गलत बता दिया, ये वाला भी गलत हो गया यहाँ पे, राइट। फिर आता है फोर्थ वन, नेट इन्वेस्टमेंट। जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है किसके ऊपर होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को, नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। सो दिस इज आल्सो नॉट मेंशन टू बी करेक्ट, ये भी सही नहीं है यहां पर, राइट। तो आंसर जो रहेगा दैट इज एक्चुअली ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है दैट्स मेंशन टू बी करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो अभी हम आगे चलते हैं रिलेटेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि यहां पर ये सभी पार्ट क्लियर हो गए हो, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इट सेज which of the following statement is not mentioned correctly related to the DCF approach। पहली चीज क्या कही गई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज प्री टेक्स्ट टर्म्स बिकॉज दैट इज हाउ फ्री कैश फ्लो इज एक्सप्रेस्ड। जो आपके पास पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, जो इस केस में देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में होती है, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है,
वो आपके पास अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो इस मेथड में आप डब्ल्यूएसीसी यानी कि वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है आप उसको कैलकुलेट करते हो। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी डिस्काउंटिंग के लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल होती है। ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इस तरह से इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो क्या ये प्री टैक्स टर्म्स पे होती है? क्या ये नॉट टैक्स, इट्स मस्ट बी टैक्स। क्या ये प्री टैक्स टर्म्स पे होती है? नो, दैट इज ऑन पोस्ट टैक्स टर्म्स। दैट्स नॉट ऑन प्री टैक्स टर्म्स, ये पोस्ट टैक्स टर्म्स के ऊपर होती है। दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं, जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं वो पोस्ट टैक्स बेसिस के हिसाब से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। क्योंकि जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं वो पोस्ट टैक्स के हिसाब से ही एक्सप्रेस यहां पर किए जाते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास होगी गलत, राइट। एंड द फोर्थ सेकंड वन इट सेज फ्री कैश फ्लो इज अ पोस्ट टैक्स कैश फ्लो क्रिएटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो क्या हम जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं, जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, इज अ पोस्ट टैक्स कैश फ्लो। क्या होता है? पोस्ट टैक्स कहा गया कैश फ्लो होते हैं क्रिएटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। यस, इट्स अ पोस्ट टैक्स कैश फ्लो, राइट। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। Third one, it says to calculate the cost of capital, one need to identify the cost of each source of capital. देखो वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने डेप्ट का निकाला उसका एवरेज निकाला, फिर इक्विटी का निकाला उसका एवरेज निकाला, अगर कोई और पार्ट दिया गया लेट से प्रेफरेंशियल कैपिटल दी गई और कुछ और दिया गया उसका एवरेज निकाल लोगे, राइट। तो हर एक कॉस्ट का पता होना चाहिए ना सोर्स ऑफ कैपिटल का, तभी निकाल पाओगे। तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डब्ल्यूसीसी एक्चुअली, राइट। तो B and C are correct, but A is not correct. So A will be the right answer for question number 5 here. Okay. I hope that this particular video is useful to you and fruitful to you. Next question says which of the following is correct in relation with the terminal value as per the DCF approach. अब मैंने आपको बताया था एक तो होता है आपके पास फोरकास्ट पीरियड होता है जिसके लिए आप वैल्यू को डीसीएफ को निकालते हो, पर्टिकुलरली डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो कैश फ्लोज के लिए, राइट। एंड इसके बाद जो पीरियड होता है दैट्स द टर्मिनल वैल्यू। यहाँ पर आप टर्मिनल वैल्यू निकालते हो फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। यहाँ पर फ्यूचर के जो आपके फोरकास्टेड आपके कैश फ्लोज होते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हो एंड एंड में जाकर के आप दोनों को ऐड कर देते हो, राइट। और साथ के साथ जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं उनको भी बीच में ऐड कर देते हो टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। दैट्स द डीसीएफ मेथड, वो डीसीएफ मेथड होता है, राइट। तो यहां पर देखते हैं कि अब टर्मिनल वैल्यू से रिलेटेड क्या चीज सही नहीं है। इट इज आल्सो सेट टू बी द कंटिन्यूइंग वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या टर्मिनल वैल्यू को हम कंटिन्यूइंग वैल्यू भी कहते हैं? इज द टर्मिनल वैल्यू सेट टू बी द कंटिन्यूइंग वैल्यू? यस, इट इज सेट टू द कंटिन्यूइंग वैल्यू, उसको कहते हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंटिन्यूइंग वैल्यू कहते हैं। एंड फॉर इट सेज इट कैन बी डन थ्रू सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल मेथड। तो इसमें दो एक्चुअल में मेथड रहते हैं, एक होता है कैश फ्लो मेथड, दूसरा होता है नॉन कैश फ्लो मेथड। ये भी बिल्कुल सही है। टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है कैश फ्लो मेथड, दूसरा होता है नॉन कैश फ्लो मेथड। एंड फर्दर उसमें भी आगे अलग अलग मेथड्स हैं, लाइक नॉन कैश फ्लो वाले में रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, प्राइस पीबीआईटी रेशियो मेथड है, मार्क टू बुक रेशियो मेथड होता है, लाइक अलग अलग मेथड्स होते हैं। ऐसे ही आपके पास कैश फ्लो वाले में भी अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो दो मेथड्स में से या तो कैश फ्लो वाला मेथड यूज करेंगे या फिर नॉन कैश फ्लो वाला मेथड यूज करके दोनों में से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही हो गया। इन कैलकुलेशन ऑफ द सेम फ्री कैश फ्लो परपेचुइटी टेक्निक इज यूज्ड, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशन ऑफ द सेम फ्री कैश फ्लो जो आपके पास परपेचुइटी टेक्निक होती है, यानी कि आप जो यहां पर डीसीएफ अप्रोच होती है ना, इसमें होते तो आपके पास सूटेबल मेथड अलग अलग है, लेकिन आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? जो फ्री कैश फ्लो एफसीएफ परपेचुइटी टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, विच इज एक्चुअली ट्रू। आप बेसिकली जो ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो परपेचुइटी टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हो, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। एंड पर्टिकुलरली फोर्थ वन इट सेज WACC एंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट आर टू एसेंशियल कंपोनेंट्स। देखो जब हम कंटिन्यूइंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें WACC, क्योंकि टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर तो यहीं से मिलेगा, तो ये तो डेफिनेटली चाहिए चाहिए। और साथ के साथ कांस्टेंट ग्रोथ, यानी कि टर्मिनल वैल्यू कंपनी की ग्रोथ सेम तो ना रहेगी, एंड में जाकर के कुछ ना कुछ रेट पर ग्रोथ तो आगे करती रहेगी ना, तो वो ग्रोथ रेट ये भी यहाँ पर जी से इसको डिनोट करते हैं, वो भी चाहिए, ठीक है। तो दो एसेंशियल कंपोनेंट है विच इज आल्सो करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि सभी की सभी जो चीजें हैं वो यहाँ पर करेक्ट हैं, सभी के सभी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ई ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ई जो रहेगा दैट्स द राइट आंसर, ओके।